हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलआईसी के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है और पूरे देश की महिलाएं बढ़ चढ़ के बीमा सखी योजना का लाभ उठा रही हैं। तो देखिए, अगर आप भी बीमा सखी बनना चाहती हैं तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम है IC38। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सिलेबस IC38 के न्यू सिलेबस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। हर पार्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। और जो इनमें कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी ना आपको, वो आपने ध्यान से समझते हुए क्वेश्चंस को करना है। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, कंसेप्ट वही रहते हैं, बस थोड़ी बहुत वे चेंज करके या लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चंस को समझते हुए आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए, अब ये सिंपल क्वेश्चन है और ये एज सच ही पूछा जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर है वो कौन है। देखिए, रेगुलेटर कौन होता है? जो कि किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भारत में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में IRDAI भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा सेकंड। तो इसको आपने याद कर लेना, ये एज सच डायरेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियो वारंट्स इंश्योरेंस। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीचे ना आपको चार ऑप्शंस में सिनेरियोज दिए गए हैं, मतलब चार चीजें दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिनेरियो है या कौन सी ऐसी बात है जिसको आप पढ़ेंगे और आपको ये लगे कि भाई इंश्योरेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में। ठीक है, तो देखिए, पहली ऑप्शन है कि सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अनटाइमली, यानी कि एक परिवार का अकेला कमाने वाला था जो कि समय से पहले ही अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड है, पर्सन में लूज हिज वॉलेट, एक व्यक्ति है जिसने अपना बटुआ खो दिया, वॉलेट खो दिया है। स्टॉक प्राइसेस जो है वो फॉल कर गए। अ हाउस में लूज वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टीयर, कोई घर है पुराना हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो देखो कि ऐसी कौन सी बात है जिसको पढ़ के या सुन के आपको ये लगे कि भाई इसमें तो इंश्योरेंस होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा, ये है ऑप्शन वन। क्योंकि देखो, आपको ना इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको वहां पे चीज को समझना पड़ेगा और उसे रिलेट करके सोच समझ के फिर आंसर देना होगा। क्योंकि देखो, अगर किसी का वॉलेट गुम हो रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टॉक प्राइस अगर गिर रहे हैं तब भी इतना नहीं हो रहा है। अगर कोई घर पुराना हो रहा है और नेचुरल वियर एंड टीयर की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उनमें इंश्योरेंस की कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है। पर अगर किसी परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाए, तो जो बाकी पीछे परिवार रह गया उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन वन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। अब देखिए, जो हमने ना पिछला क्वेश्चन किया उसमें वो उसी क्वेश्चन को ना प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क के रूप में भी पूछ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं। business interruption cost, goods damaged cost, setting aside reserves as provision for meeting potential losses in the future, और लास्ट ऑप्शन कह रही है हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक। तो देखो, जो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क होता है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसा रिस्क जो मतलब हमें जिससे बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आ जाएगी। ठीक है ना, प्राइमरी बर्डन में तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही, पर यहाँ पर सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क का मतलब जो है वो है जो सेकेंड लेवल पे है। मतलब अगर हम उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं भी हो, अगर वो मुसीबत आ भी जाए तो हमें इतनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी या उसका ऐसा बर्डन नहीं रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क है ना वो ऑप्शन थ्री है। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि हमने ना फ्यूचर में हमने सोचा कि फ्यूचर में हमें कुछ लॉस हो सकते हैं, या फ्यूचर को के बारे में सोचते हुए हम कुछ फंड हमने
अलग रख लिया है, तो ऐसे केसेस को आप सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो 3 है ना, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम अपना जो रिस्क है, मतलब हमारी लाइफ पे या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी रहती है, उस पर जो रिस्क रहता है ना, उसको अगर हम ट्रांसफर करना चाहें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपना रिस्क ना किसी और को ट्रांसफर करना चाहे, किसी और को किसको करेंगे हम, वो हम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है ना। तो वो किस किस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। ऑप्शंस में देखिए बैंक एफडी दिया है, इंश्योरेंस कहा है, इक्विटी शेयर्स कहा है और रियल एस्टेट कहा है। तो देखो अपना जो रिस्क है ना उसको ट्रांसफर करने का जो सही वे है वो होता है इंश्योरेंस। अगर देखो हमने बैंक एफडी खरीदी तो वो तो उतना ही पैसा रहेगा जो है, शेयर्स में भी वही रहने वाला है, पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। रियल एस्टेट है, अब रियल एस्टेट भी एकदम अगर हमारे पास मुसीबत मान लीजिए आ जाती है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी एकदम तो नहीं ना बेच सकते। पर जो इंश्योरेंस है ये हमें अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है और रिस्क ट्रांसफर का सबसे बेटर वे है। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। आपको बताना है कि नीचे ना कुछ स्कीम्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। तो ऑप्शंस हैं पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे कि आयुष्मान भारत भी कहते हैं, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज वाला है, जीके वाला है, जैसे हम न्यूज सुनते रहते हैं उनसे हमें ये सारी चीजें पता चलती रहती हैं। तो अब इस जो क्वेश्चन का आंसर है ना, आई थिंक ये आप सभी को पता होगा, ये आ जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑल ऑफ अबव। क्योंकि ये तीनों ही जो स्कीम्स है, इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, ये सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की जाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है आपका राइट आंसर आएगा। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। आपको बताना है कि जो इंश्योरेंस है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो ऑप्शंस में है शेयरिंग ऑफ लॉसेस, प्रोबेबिलिटीज, लार्ज नंबर्स, रेंडमनेस, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए शेयरिंग ऑफ लॉसेस का मतलब क्या हुआ, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो देखो इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट क्या रहता है कि सभी लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, पर लॉस जो है ना वो कुछ ही लोगों को होता है। तो क्या है कि जिस व्यक्ति को लॉस हुआ है तो उसका जो लॉस है ना वो बाकी सभी लोग भी अननोइंगली भी शेयर कर लेते हैं। तो एक प्रिंसिपल तो ये सही है, इस पर तो इंश्योरेंस काम करती है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना कितनी लॉस होने की संभावना कितनी हो सकती है ना। तो लॉस या नुकसान या किसी भी मुसीबत की तो संभावना कभी भी हो सकती है। लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर कहता है कि कितना अमाउंट ऑफ नंबर्स रहेंगे कि लॉसेस हो रहे हैं, मतलब ये सारी कैलकुलेशंस इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। उसके बाद है रैंडमनेस। अब रैंडमनेस रैंडमली जो लॉसेस हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस है ना ये चारों ही प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए ऑल ऑफ अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड डैश। अब आपको बताना है कि अगर हम रिस्क पूलिंग के द्वारा रिस्क ट्रांसफर करें तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और रिस्क मिटिगेशन। तो देखिए पहले तो रिस्क पूलिंग समझ लीजिए। अब जैसे ये सारे लोग आप देख रहे हैं ना, इन सभी ने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है ये, ठीक है। कहाँ से? इंश्योरेंस कंपनी से। अब क्या है कि देखिए इंश्योरेंस तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, पर मिस हैपनिंग जो है ना वो कुछ परसेंट ही लोगों के साथ होती है, ठीक है ना। तो इन सभी लोगों ने जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया, तो इन्होंने इस इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क पहले तो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और कैसे किया, कैसे हो रहा है ये? बाय पूलिंग। पूल का मतलब क्या? इकट्ठा कर देना, है ना। तो ये सभी जो है अपना रिस्क पूलिंग के द्वारा एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, और वो जगह है इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे इन्होंने रिस्क पूलिंग के द्वारा अपना रिस्क जो है ट्रांसफर कर दिया एक प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या है कि अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग, तो आपको आंसर पता है, इसका आंसर क्या आएगा? इंश्योरेंस। साथ ही साथ एक और चीज भी यहाँ से आप समझ लीजिए कि इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी वो पूछते हैं कि शेयरिंग ऑफ लॉसेस, ठीक है ना, मतलब शेयरिंग ऑफ लॉसेस थ्रू रिस्क पूलिंग। तो अब ये सभी लोग, अब जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है ना, ये जो व्यक्ति है इसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और कंपनी जो है इसे क्लेम देती है, इसके परिवार को या इसे। तो अब वो जो क्लेम का पैसा है वो तो इस पूल से ही आया ना एक प्रकार से। तो उसका मतलब हुआ कि ये सभी लोग एक प्रकार से इसको जो कंपनसेशन दी जा रही है उसमें शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग भी कहा जा सकता है, या फिर शेयरिंग ऑफ लॉसेस थ्रू इंश्योरेंस, एक ही बात है ना। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंश्योरेंस, और आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अब समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजर्स टू रिड्यूस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज डैश। अब देखिए कि रिस्क को होने से रोकना मतलब रोकथाम करना, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट है रिस्क रिटेंशन, देन लॉस प्रिवेंशन, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क अवॉइडेंस। तो अगर हम रिस्क को होने से रोक दें तो हम किससे बच सकते हैं? हम बच सकते हैं लॉस से, है ना। तो लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। द टर्म रिस्क इंक्लूड्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टर्म रिस्क है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। डैमेज टू द मशीनरी एंड प्रॉपर्टी, impact on the health and life of a person, leakage of toxic products into the atmosphere, effect on the healthy life of neighborhood। तो देखिए ये सभी जो कंडीशंस है ना, ये रिस्क को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हमारी मशीनरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, या हमारी लाइफ या हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर में कुछ लीकेज हो गई है किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट की, और जो नेबरहुड है उसमें मतलब हेल्दी लाइफ पे उसकी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये खतरा यानी कि रिस्क को ही रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएटरीज डू नॉट रिक्वायर IRDAI लाइसेंस और अप्रूवल टू ऑपरेट इन इंडिया। आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दी गई है इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है या इंटरमीडिएटरी है जिसे IRDAI के लाइसेंस या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है अगर उसे भारत देश में काम करना हो। ऑप्शंस है इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि TPA, सर्वेयर। लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल इंटरमीडिएटरीज रिक्वायर IRDAI लाइसेंस और अप्रूवल। तो देखिए जितनी भी ये चारों इंटरमीडिएटरी है, चाहे इंश्योरेंस ब्रोकर है, चाहे एजेंट है, चाहे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर सर्वेयर है, इन सभी को अगर इंश्योरेंस के फील्ड में काम करना है भारत देश में तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस या फिर अप्रूवल जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन 5 जो है ये राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया तो घबरा नहीं जाना है, ये वही इंश्योरेंस की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का आपको बेनिफिट बताना है, एडवांटेज बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शंस दी गई हैं रिटर्न सब्जेक्ट टू कोरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जो हमें रिटर्न्स मिलेंगे ना उन पर महंगाई का प्रभाव रहता है। एक्यूमुलेशन लो होती है अर्लियर ईयर्स में, मतलब जो कम स्टार्टिंग के ईयर्स है ना तो पैसा कम इकट्ठा होता है। लोअर यील्ड्स है, फायदे कम है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए जो सबसे अच्छी जो एडवांटेज है ना यहाँ पे हम कह सकते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, वो है सिक्योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंश्योरेंस में लगाया गया पैसा सिक्योर है, सेफ है। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। First insurance contract was entered into by European maritime nation in 1347 to accept dash insurance as a practice। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यूरोपियन मैरीटाइम के द्वारा 1347 में जो सबसे पहली इंश्योरेंस की गई, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वो कौन सा था, लाइफ, व्हीकल, मरीन या फिर फायर। तो देखिए जो सबसे पहली इंश्योरेंस हुई या हम कह सकते हैं कि पहला इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, वो था समुद्री बीमा भी इसे कहा जाता है या मरीन इंश्योरेंस भी हम इसे कहते हैं। समुद्री जहाज जो इधर उधर सामान लेकर जाया करते थे ना एक देश से दूसरे देश में, तो उनका बीमा सबसे पहले किया जाना शुरू किया कब, 1347 में, यूरोप की कंट्रीज में, ठीक है। तो सबसे पहला जो बीमा हुआ वो कौन सा हुआ, मरीन इंश्योरेंस या फिर समुद्री बीमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। Dr. Nicholas Bourbon set up in 1668 the first fire insurance companies known as Dash। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर निकोलस बार्बन के द्वारा 1668 ईस्वी में सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी जो थी, जिसका नाम क्या था, ये फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी, सबसे पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी जो सेटअप की गई उसका नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शंस है निकोलस कंपनी, फायर इंश्योरेंस कंपनी या फिर फायर ऑफिस। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। जो सबसे पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की गई थी 1668 ईस्वी में, तो उसका नाम था फायर ऑफिस और इसे किया गया था डॉक्टर निकोलस बार्बन के द्वारा। अब देखो यहाँ पे ना 3 बातें क्लियर हो गई आपकी। एक तो जो व्यक्ति था डॉक्टर निकोलस बार्बन, उसका नाम याद रखना है। दूसरा कौन से सन में हुआ, ये 1668 में हुआ। और तीसरा कंपनी का नाम क्या था। तो तीनों में से किसी भी वे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेट फायर ऑफ लंदन in 1666 in which more than 13,000 houses were lost gave a boost to the insurance and first fire insurance company called Fire Office was started in dash। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को आता है कि इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन 4 यानी कि 1668। और इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो बनी है कंपनी, इसके पीछे क्या कारण रहा। तो देखो क्या था कि 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन, एक बहुत भयानक आग लगी जिसमें अराउंड 13,000 और या उससे भी अधिक घर जो थे ना वो जलकर राख हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और इससे इंश्योरेंस जो फील्ड था हम कह सकते हैं इंश्योरेंस के बिजनेस को बूस्ट मिला।
और सबसे पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी जो कि डॉक्टर निकोलस के द्वारा सेटअप की गई, हमने अभी पढ़ा है ना, जिसका नाम था फायर ऑफिस, वो स्टार्ट की। तो देखो आग लगी थी कब, 1666 में, और उसके 2 साल बाद यानी कि 1668 में ये कंपनी जो थी वो स्टार्ट की गई। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू द इंश्योरर डैश बिकम्स पॉसिबल। अब देखिए कि अगर हमने अपना रिस्क जो है ना वो इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है ना, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा। देखिए जब हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना तो पॉसिबल क्या होता है, पॉसिबल होता है कि हम एंजॉय करते हैं पीस ऑफ माइंड और अपना काम बहुत अच्छी तरह से विदाउट टेंशन कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड हो गया मतलब हम शांत रहेगा, हमारा दिमाग शांत रहेगा, मानसिक शांति, हम एंजॉय करेंगे और जो हमारा काम है वो टेंशन फ्री वे में इजीली कर सकेंगे। तो ये भी फायदा कह सकते हैं आप इंश्योरेंस का। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू। आपको बताना है कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी जो स्टार्टिंग हुई ना वो कहाँ से हुई। ठीक है, तो मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कह लो आप, या ये कह लो कि ऑफिशियल वे में जो इंश्योरेंस शुरू हुई ना दुनिया में वो कहाँ से शुरू हुई इंश्योरेंस का बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, लॉयड्स। लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में है, वहां से मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत हुई। तो लॉयड्स आपने याद रखना है, लॉयड्स कॉफी हाउस इस जगह का नाम था। तो ऑप्शन 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। Which of the following terms matches closest with the family floater? अब देखिए कि फैमिली फ्लोटर जब शब्द आए तो आपको बताना है कि कौन सा जो टर्म है ना वो सबसे ज्यादा मैच करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंजरी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। तो देखिए फैमिली फ्लोटर से तो आप समझ गए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से ही ये रिलेट करती है। प्रॉपर्टी में तो कोई, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में तो कोई फैमिली नहीं आ रही है ना, एक्सीडेंटल इंजरी में भी नहीं, ना ही कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस में, क्योंकि ये तीनों तो अलग प्रकार की जनरल इंश्योरेंस में आ जाती हैं, कैटेगरीज में आ जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी तो वैसे ही जनरल इंश्योरेंस ही है और उसकी कैटेगरी अलग है ना। तो जो फैमिली फ्लोटर वर्ड है ना वो मैच करता है किससे, हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि जब जनरली हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो पूरे परिवार की करवा लेते हैं, तो उसे हम फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस भी कह देते हैं। In cases where life insurance agent collects premium from the policyholder and remits it to the insurer's office, he is acting as an agent of dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है ना वो अपने पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करता है और फिर इंश्योरेंस ऑफिस में इसे जमा करवा देता है, तो वो किसके एजेंट के रूप में काम करता है ना, IRDAI के, इंश्योरेंस कंपनी के, पॉलिसी होल्डर के, या फिर जनरल पब्लिक के। तो देखिए जो इंश्योरेंस एजेंट है ना वो रिप्रेजेंट करता है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के रूप में काम करता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि अगर आप LIC के एजेंट है तो आप LIC को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है तो आप उस पर्टिकुलर एजेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एजेंट है वो अपनी पर्टिकुलर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता है। A policy where policyholder makes one time payment of the premium is known as। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर है और वो ना वन टाइम प्रीमियम पेमेंट कर रहा है, मतलब एक ही बार प्रीमियम भरेगा, तो ऐसी पॉलिसी को आप क्या कहोगे। तो देखो सीधी सी बात है, अगर हम एक बार में ही प्रीमियम भर रहे हैं ना, मतलब सिंगल टाइम ही प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ही कहेंगे ना, क्योंकि देखो मनी बैक टू से कहेंगे नहीं, ना ही उसे सैलरी सेविंग स्कीम कहेंगे, हाफ ईयरली पॉलिसी भी नहीं कहा जाएगा, तो उसे आप क्या कहोगे, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कहेंगे। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक बार नहीं पढ़ता चलेगा, या मान लो कि नहीं पढ़ा हुआ है, तो वहां पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना है क्या पूछ रहा है, और फिर ऑप्शंस चारों की चारों ऑप्शंस को पढ़ना है कि इस हमसे क्या पूछा गया है, फिर अकॉर्डिंगली जो है आपने उसका आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम इंश्योरेंस के भाषा में समझे तो रिस्क रिटेंशन कौन सी सिचुएशन को
रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा या दर्शाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है रिस्क की मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क को मैनेज करना। मतलब अगर हमें पता है कि इस चीज से खतरा हो सकता है तो हम उसे किस प्रकार मैनेज करें, है ना। तो उसे रिस्क रिटेंशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, है ना, टू व्हीलर पे जा रहे हैं कहीं पे, तो हमें पता है कि अगर हम गिर जाएं या प्रॉब्लम हो जाए तो हमें मतलब हेलमेट लगाना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो सिर है, स्कल है, वो बच सके, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, रिस्क रिटेंशन, यानी कि जिस रिस्क के बारे में हमें पता है, खतरे के बारे में पता है, तो उससे कैसे बचा जा सके, उसे रिस्क रिटेंशन कहा जाता है। तो अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से ना वो वाली सिचुएशन ढूंढनी है जो कि रिस्क रिटेंशन से रिलेट कर रही है। तो ऑप्शंस में है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज नो वैल्यू, मतलब जिस इवेंट से लॉस हो रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज जिसका नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, उसकी तो वैल्यू होगी ही, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो। प्रॉपर्टीज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से कवर है, तो ये भी रिस्क रिटेंशन से तो रिलेट नहीं कर रहा है। लास्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, वो मैं समझाती हूँ कि किस तरह से है। लास्ट ऑप्शन कह रही है कि वन डिसाइड्स टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट्स। देखो रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या हुआ कि रिस्क को मैनेज करना। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसने कहा है कि जो भी रिस्क होगा, खतरा आएगा, मैं उसे बियर कर लूंगा और उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको भी बियर कर लूंगा, है ना। यानी कि उसे रिस्क के बारे में जानकारी है, तो इसलिए वो रिस्क को मैनेज कर लेगा। तो रिस्क रिटेंशन जो है आपकी फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है, इसलिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, राइट है। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द असेट्स, मतलब इंश्योरेंस हमारे असेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। इंश्योरेंस प्रिवेंट्स द लॉस, मतलब इंश्योरेंस लॉस यानी कि नुकसान को रोक देता है। इंश्योरेंस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ये लॉस होने की पॉसिबिलिटी या संभावना को कम कर देता है। पर देखिए ये जो तीनों बातें हमने की ना, इंश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं करता है। इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट्स, यानी कि अगर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से, तो इंश्योरेंस उस केस में हमें पेमेंट दे देगा, जिससे कि हम फाइनेंशियल लॉस से बच सकें। क्योंकि देखो पहली ऑप्शन में कहा है कि प्रोटेक्ट, देखो प्रोटेक्शन थोड़ी ना देती है इंश्योरेंस, हमारे जो असेट्स है उनको प्रोटेक्ट भी नहीं करेगी, लॉस को होने से रोकेगी भी नहीं, और ना ही उसकी संभावना को रोकेगी। बस ये है कि जब नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो हमें इंश्योरेंस अगर हमने करवाई हुई है तो हमें उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। अब आ गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल। देखो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि IC38 जो एग्जाम है, इसका जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो क्या रखी हुई है, 10th। तो इसमें अगर आपको छोटा मोटा सा कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा और कुछ नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। आउट ऑफ 500 हाउसेस ईच वैल्यूड एट ₹20,000, on an average 5 houses get burnt every year resulting in a combined loss of ₹1 lakh। अब देखिए ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक मोहल्ला है, वहां पे 500 घर हैं, और हर एक घर का जो कीमत है, वैल्यू है, वो कितनी है, 20,000 रुपए है। और एवरेज में हर साल 5 घर जो है ना वो जल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो एक घर की अगर कीमत 20,000 है और 5 घर जो है वो हर साल जल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, लॉस हो रहा है ना, तो कंबाइंड लॉस कितने का हो गया, एक घर 20,000 का, तो 5 से अगर गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए, ठीक है। व्हाट शुड बी एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच हाउस ओनर टू मेक गुड दिस लॉस। अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि ना हर एक हाउस ओनर को कितना कंट्रीब्यूशन हर साल करना चाहिए ताकि इस नुकसान से बचा जा सके। तो देखो अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे नुकसान कितना हो रहा है, हर साल नुकसान कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 1 लाख रुपए, और हाउस ओनर्स कितने हैं, 500 रुपए। अब आपको क्या करना है, उस नुकसान को सभी 500 घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप, डिवाइड करके करेंगे, है ना। तो अब आपको करना क्या है, देखो कंबाइंड लॉस है 1 लाख रुपए का, नंबर ऑफ हाउस ओनर्स कितने हैं, 500 हैं,
तो एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है सभी का उस लॉस से बचने के लिए क्या होगा, 1 लाख को आप 500 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 200। तो हर एक हाउस ओनर अगर हर साल 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दे तो 1 लाख रुपए के नुकसान को कवर अप किया जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि ₹200। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह आते भी हैं मैथमेटिकल, तो इसी लेवल के आएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बस आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रू स्टेटमेंट है ना, वो पहली स्टेटमेंट है, और उसको आप समझ लीजिए कि क्या कह रहा है ये। अब इसमें ना पहली स्टेटमेंट में लिखा गया है कि इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, यानी कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जहां पे लॉस तो होता है कुछ लोगों का, पर उसे ज्यादा लोग शेयर करते हैं। पीछे भी हमने क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, पिक्चर की हेल्प से समझाया है, तो आपने याद रखना है। क्योंकि देखो अगर आप देखो कि थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ मैनी बाय फ्यू, तो मैनी बाय फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि लॉस होता है कुछ लोगों का। अगर हम देखेंगे इंश्योरेंस बहुत लोग करवाते हैं पर मिस हैपनिंग बहुत कम लोगों के साथ होती है ना। तो उसी तरह से लॉस होता है कुछ लोगों का, फ्यू लोगों का, पर उसको शेयर जो है वो ज्यादा लोग करते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। In 1993, Dash Committee was set up to explore and recommend changes for the development of industry, including the reintroduction of an element of competition। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1993 में ना एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी का मेन जो मोटिव था ना, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और ज्यादा डेवलप करना, और नए जो कॉम्पिटिटर्स 2000 में आए हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो कॉम्पिटिटर्स आए हैं, है ना, उनसे किस तरह से डीलिंग करना। ठीक है, तो 1993 में ही इस कमेटी का गठन कर दिया गया था। आपको बताना है कि उस कमेटी का नाम क्या था। तो भाई उस कमेटी का नाम था मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी ने क्या किया, 2-3-4 साल का उनका पूरा प्रोसेस चला था। उन्होंने सारा चेक किया और बताया कि इंश्योरेंस के सेक्टर में हम क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करें जिससे कि इसको बढ़ाया जा सके और डेवलप किया जा सके। तो मल्होत्रा कमेटी ने ये सारा जो करके अपना 98 या 99 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो दे दी थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। The asset may lose its value on the occurrence of certain event। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कोई भी असेट है ना, इसकी वैल्यू कम हो जाती है अगर कोई इवेंट हो जाता है। इवेंट मतलब कोई भी मिस हैपनिंग हुई है, कोई भी इवेंट ऐसा हो गया, तो उससे असेट की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। दिस चांस ऑफ लॉस इज रेफर्ड एज डैश एंड कॉज ऑफ द रिस्क इवेंट इज नोन एज डैश। तो आपको बताना है कि ये जो चांस ऑफ लॉस है इसे क्या कहते हैं, और उस रिस्क का जो कॉज है, कारण है, उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस, डेबिट क्रेडिट, रिस्क पेरिल और प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 है, क्योंकि चांस ऑफ लॉस को हम कहते हैं रिस्क और कॉज ऑफ रिस्क को कहा जाता है पेरिल। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मिस्टर राहुल fears loss due to road accident, what should he do। अब यहाँ पे मिस्टर राहुल है, ये बेचारे डरते हैं रोड एक्सीडेंट से, तो इन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए इन्हें क्या करना चाहिए, इनको अपनी भी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए और अपने व्हीकल की भी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। Why do insurer arrange for a survey and inspection of the property before acceptance of the risk। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इंश्योरर है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी भी प्रॉपर्टी का रिस्क एक्सेप्ट करने से पहले, या सिंपल शब्दों में समझ लो कि किसी भी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करने से पहले उसका सर्वे या फिर इंस्पेक्शन क्यों करते हैं। तो देखिए किसी भी चीज की अगर आपको इंश्योरेंस करनी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करनी है, तो वो उसका जो सर्वे या फिर इंस्पेक्शन है ना, वो बेसिक सी बात है उसकी रेटिंग के लिए करेंगे, चेक करने के लिए कि भाई कितनी इसकी वैल्यू क्या है ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि टू असेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पस। क्योंकि देखिए बाकी ऑप्शंस में क्या कहा गया है,
टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, मतलब ये देखने के लिए कि इंश्योर्ड ने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है। टू फाइंड आउट वेदर अदर इंश्योरर्स हैव आल्सो इंस्पेक्टेड द प्रॉपर्टी, ये चेक करने के लिए कि जो बाकी इंश्योरर्स हैं क्या वो भी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करके गए हैं। टू फाइंड आउट वेदर नेबरिंग प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड, ये देखने के लिए कि पड़ोसी की प्रॉपर्टी को भी इंश्योर किया जा सकता है। तो ये तो सारी अजीब ऑप्शंस है ना, तो इसलिए ऑप्शन 1 यानी कि रेटिंग पर्पज के लिए जो है सर्वे किया जाता है। अब देखिए कि ना जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो चारों की चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सही ऑप्शन को क्लिक करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, आपको बताना है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो 3 शब्द हैं, कस्टमर, लाइफ टाइम, वैल्यू, रिलेट करना है कि सही जो है स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो देखिए सही स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, वो है ऑप्शन 3, क्योंकि देखो पहली ऑप्शन में लिखा गया है कि सम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल सर्विसिंग द कस्टमर ओवर हिज लाइफ टाइम, यानी कि अगर हम कस्टमर को लाइफ टाइम के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा खर्चा आता है। रैंक गिवन टू द कस्टमर बेस्ड ऑन द बिजनेस जनरेटेड, यानी कि जितना बिजनेस हम एक कस्टमर से जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने उसकी रैंकिंग कर दी। सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, इसका मतलब है कि अगर हम एक कस्टमर के साथ अच्छा लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उससे जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसे हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं, और यही सही आंसर है। और लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लो, मैक्सिमम इंश्योरेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर, मतलब किसी कस्टमर को मैक्सिमम कितनी इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो भाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है ऑप्शन 3, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। आइडेंटिफाई द सिनेरियो वेयर अ डिबेट ऑन द नीड ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इसमें ये कहा गया है कि आपको वो वाला सिनेरियो या फिर वो वाली ऑप्शन चूज करनी है जहां पर इंश्योरेंस के लिए डिबेट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। डिबेट का मतलब क्या है कि आपको किसी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा कि भाई इंश्योरेंस करवा ले करवा ले। कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी इंश्योरेंस को खुद आपके पास आएगा कि प्लीज मेरी इंश्योरेंस कर दीजिए, तो वो कौन सी वाली इंश्योरेंस होगी। तो देखिए हमारे देश में तो एक ही इंश्योरेंस है जो कि मैंडेटरी है, जो है मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मतलब गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है सिर्फ यही इंश्योरेंस हमारे देश में मैंडेटरी है, नेसेसरी है, तो यही हमें करवानी पड़ती है। बाकी इंश्योरेंस आपकी इच्छा है करवानी है करवाओ, नहीं करवानी ना करवाओ। तो यही क्वेश्चन अलग तरह से आपसे पूछ सकते हैं, तो आप अब ये कंसेप्ट समझ लो कि हमारे देश में जो मैंडेटरी या जरूरी इंश्योरेंस है वो कौन सी है, मोटर इंश्योरेंस। As per Consumer Protection Act 1986, who cannot be classified as consumer? अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बात करें तो किस व्यक्ति को आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं रखोगे। ऑप्शंस है, हायर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, मतलब कोई व्यक्ति है वो गुड्स यानी कि सामान और सर्विसेज यानी कि सेवाएं हायर कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तब तो वो कंज्यूमर ही हुआ। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, कोई व्यक्ति है उसने सामान खरीदा, चीजें खरीदी, किस बात के लिए, रीसेलिंग के लिए, ठीक है, मतलब आगे बेचने के लिए। बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एंड यूजेस देम, मतलब इस व्यक्ति ने, तीसरे वाले ने तो सामान खरीद लिया है और सर्विसेज ले ली हैं, पर अभी नहीं यूज कर रहा है, उनको रख लिया है कि हाँ आगे खरीद यूज कर लूंगा। जैसे मान लो कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, है ना, तो अभी मान लीजिए कोई स्वेटर खरीद रहा है कि हाँ सर्दियां आएंगी तब हम पहनेंगे उसे, ठीक है ना, तो थर्ड का एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं। एंड यूजेस द सर्विसेज ऑफ अनदर फॉर कंसिडरेशन, मतलब इसने सेवाएं ले ली हैं कि हाँ रख लिया कि हम आगे इसको यूज कर लेंगे, कंसिडरेशन में रख ली हैं। तो अब इसमें कंज्यूमर कौन नहीं है, तो देखो कंज्यूमर कौन नहीं है, कंज्यूमर वो व्यक्ति नहीं है जिसने सामान खरीदा है और आगे वो रीसेल कर रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। कस्टमर वो जरूर हो सकता है पर वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जिस पर आके चीजें या सर्विसेज कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, वो आगे उनको नहीं सेल करेगा, ठीक है, तो उसे कंज्यूमर कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एथिकल बिहेवियर, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक जो नीचे दी गई हैं वो ऐसी कौन सी वाली करेक्टरिस्टिक है जो कि एथिकल बिहेवियर को नहीं दर्शाती है। अब देखो इस क्वेश्चन में नॉट आया है, तो आपने ध्यान रखना है कि वहां पे भी जब क्वेश्चन पढ़ना है ये चेक करना है कि नॉट में क्वेश्चन पूछा गया है कि यस में पूछा गया। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको तीन चीजें सही होंगी, गलत वाली चुननी होगी, है ना। तो वहां पे ये ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते हुए। अगर नॉट शब्द जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ा तो आप करेक्टरिस्टिक ही ढूंढते रहोगे कि कौन सी एथिकल बिहेवियर की होगी। पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो एथिकल बिहेवियर को, अच्छे बिहेवियर को नहीं दर्शाती है, ठीक है। तो ऑप्शंस दी गई है, मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू एनेबल द क्लाइंट टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। इसका मतलब है कि अपने क्लाइंट को ना इतनी जानकारी आपको देनी है कि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो जब कोई भी इंश्योरेंस आपसे करवा रहा है तो पूरी अपनी जानकारी आपको देगा, तो आपको क्या करना है, उसकी बिजनेस की और पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल बना के रखना है। प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ क्लाइंट्स इंटरेस्ट, मतलब अपना जो इंटरेस्ट है, अपना फायदा है, वो पहले सोचना और क्लाइंट का बाद में सोचना। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है कि प्लेसिंग क्लाइंट्स इंटरेस्ट अहेड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि पहले फायदा किसका सोचना, क्लाइंट का, और उसके बाद अपना, है ना। तो देखो भाई जो ऑप्शन 1, 2 और 4 है ये तो एथिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है, पर जो ऑप्शन 3 है ना कि पहले अपना फायदा सोचने लोग जो बाद में सोचेंगे जी क्लाइंट का, वो गलत बिहेवियर है। तो इसलिए ऑप्शन 3 जो है ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। डैश इज नॉट अ टेंजिबल गुड, आपको बताना है कि टेंजिबल गुड इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखो टेंजिबल शब्द का पहले तो आप अर्थ समझ लीजिए। टेंजिबल का मतलब होता है जो चीज फिजिकल हो, जिसे आप छू सके, है ना, देख सके, छू सके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो चीज है वो टेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस है हाउस, इंश्योरेंस, मोबाइल फोन और पेयर ऑफ जीन्स। तो देखो घर फिजिकल है, छू सकते हैं, मोबाइल फोन भी, पेयर ऑफ जीन्स भी, पर इंश्योरेंस जो है ना ये टेंजिबल नहीं है। तो अब क्वेश्चन आपसे नॉट टेंजिबल भी पूछा जा सकता है और इनटेंजिबल भी पूछा जा सकता है। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको बताना है कि कौन सी गुड जो है वो इनटेंजिबल है, तो वो भी आ जाएगी इंश्योरेंस। डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी, आपको बताना है कि जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छी सर्विसेज सेवाएं देते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस किसी को प्रोवाइड कराना भी तो एक सर्विस ही है ना, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि सर्विस क्वालिटी का इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं होगा, नहीं, ठीक है। क्लेवरनेस यानी कि चालाकी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को आप क्या कह सकते हैं, भरोसेमंद कह सकते हैं ना। एम्पथी यानी कि एम्पथी को आप सद्भावना कह सकते हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस हो गया जवाबदेही, ठीक है। तो अब इसमें से बताओ अब कौन सा नहीं होगा इसका, सर्विस क्वालिटी का इंडिकेटर नहीं है, है ना। चालाकी है ना, चालाकी नहीं दिखानी है सर्विस क्वालिटी में, अच्छे बन के रहो, एथिकल बिहेवियर रिप्रेजेंट करो। तो क्लेवरनेस जो है ये इंडिकेटर नहीं रहेगा सर्विस क्वालिटी का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, अब आपको पता है भारत में कौन सी इंश्योरेंस मैंडेटरी है ना। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन 1, यानी कि मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है ये मैंडेटरी है भारत में। तो इस तरह से क्वेश्चंस को वो लैंग्वेज बदल बदल के पूछ लेंगे, अलग अलग वे से पूछ लेंगे, तो ध्यान से जो मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ उनको ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चंस हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए, पर हो भी सकता है कि ना आए, पर कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। A customer having a complaint regarding his insurance policy can approach IRDAI through। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे क्या है कि जो कोई मान लीजिए कि कस्टमर है इंश्योरेंस का और उसे इंश्योरेंस से रिगार्डिंग, अपनी पॉलिसी से रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है और वो IRDAI में कांटेक्ट करना चाहता है, कंप्लेंट करना चाहता है, तो कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, आई मीन टू से, ठीक है। तो भाई वो जो कंप्लेंट IRDAI में करेगा ना, वो करेगा थ्रू IGMS, ठीक है। IGMS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो IRDAI में कांटेक्ट करना है, अप्रोच करना है, तो IGMS के थ्रू अप्रोच किया जा सकता है रिगार्डिंग एनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद, अब आपको बताना है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना वो किससे डील करता है। तो देखिए ऑप्शंस में है कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर, कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रांड।
पर ये सभी जो हैं, ये कुछ भी हम ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं या शॉपकीपर से कुछ खरीद रहे हैं, कुछ ब्रांड का खरीद रहे हैं, तो भाई सभी में ही हम कंज्यूमर हैं। तो कंप्लेंट जो की जा सकती है सभी इसके अगेंस्ट की जा सकती है अगर प्रॉब्लम है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सभी से डील करेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब आपको ये याद रखना है कि अगर कंपनसेशन क्लेम की वैल्यू 50 लाख रुपए तक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट होगी या डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसका केस सुना जाएगा। अगर यही जो कंप्लेंट है वो 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की है, तो इसकी जो सुनवाई होगी या जो केस हैंडल किया जाएगा वो स्टेट कमीशन में किया जाएगा। और अगर 2 करोड़ या उससे अबव है, तो जो केस है वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो देखिए अभी जो प्रेजेंट वैल्यूज है ना वो ये दी गई है, ठीक है ना। पर जब भी मान लीजिए आज या कुछ साल बाद या कुछ समय बाद आप ये वीडियो देखते हो, तो जो भी प्रेजेंट फिगर्स वाली इस तरह की वैल्यूज हो उनको एक बार आप गूगल पे या कोई और सोर्स पे जाके प्लीज चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि इन वैल्यूज में सरकार के रूल्स के हिसाब से ये बदलती रहती हैं। प्रेजेंटली ये करेक्ट वैल्यूज हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। ऑप्शंस में पहली ऑप्शन कह रही है कि एथिकल बिहेवियर जो है ना वो इम्पॉसिबल है अगर आपने इंश्योरेंस बेचनी है। दूसरी ऑप्शन कह रही है कि एथिकल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरी, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस एजेंट्स को। तीसरी कह रही है कि एथिकल बिहेवियर हेल्प्स इन डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन एजेंट एंड इंश्योर्ड, मतलब एजेंट और इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कौन होता है जो पॉलिसी करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है। तो एथिकल बिहेवियर जो है ना वो उन दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करता है, भरोसा डेवलप करता है। और एथिकल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट ओनली, मतलब एथिकल बिहेवियर जो है ना वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन 3 है, क्योंकि जो एथिकल बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर अगर रहेगा तो एजेंट और इंश्योर्ड के बीच में एक गुड ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। तो ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स, आपको बताना है कि एक्टिव लिसनिंग में क्या आएगा। पेइंग अटेंशन टू स्पीकर, मतलब स्पीकर की तरफ ध्यान से सुनना। गिविंग ओकेजनल नोड एंड स्माइल, बीच बीच में थोड़ी बहुत नोड एंड स्माइल, मतलब हाँ जी अपना रिस्पॉन्स देते रहें, फीडबैक प्रोवाइड करें कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो ये तीनों ही चीजें एक्टिव लिसनिंग में आ जाएंगी, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ये तीनों चीजों को कंबाइन करके लिखा गया है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। एक्सपेंड द टर्म आईजीएमएस, तो आईजीएमएस की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू अगर कोई कंप्लेंट है तो शिकायत निवारण तंत्र ही कहते हैं इसको हिंदी में। बेसिकली आईआरडीआई से कंप्लेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी कंप्लेंट के रिगार्डिंग, तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसको आईजीएमएस कहते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। Principle of contribution implies that if same property is insured with more than one insurance companies, then देखो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि ना अगर एक ही प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास एक गाड़ी है और आपने ना दो अलग अलग कंपनीज से उसकी इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है, तो क्या होगा। तो ऑप्शंस में है कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, कंपनसेशन पेड बाय ऑल इंश्योरर्स, मतलब सारे इंश्योरर्स से कंपनसेशन आप ले लोगे, कंपनसेशन इज पेड इन फुल बाय ऑल द इंश्योरर्स, ये भी सेम ही कह रही है ना। और लास्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ये क्या कहती है कि कंपनसेशन पेड बाय ऑल इंश्योरर्स टुगेदर बट कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस सफर्ड, मतलब जितना एक्चुअल लॉस हुआ है ना वही पे किया जाएगा दोनों इंश्योरर्स या जितने भी इंश्योरर्स हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता, इसे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं।
Dash means transfer all rights and remedies with respect to subject matter of insurance from insured to insurer. देखिए अब आपको बताना है कि उस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे या उसे क्या कहा जाएगा जिसमें सारे जो राइट्स और रेमेडीज है ना वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ इंश्योरेंस, मतलब जिस चीज की आपने इंश्योरेंस करवाई है, किससे राइट्स किसको किसने दे दिए, इंश्योर्ड ने इंश्योरर को दे दिए। इंश्योर्ड कौन होता है, जिसकी इंश्योरेंस हो गई है, और इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस करती है। तो बताना है क्या मीन होगा राइट जहां पे ट्रांसफर ऑफ राइट्स कर दिया गया है, तो भाई उसे कहा जाता है सब्रोगेशन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब आ गया एक बड़ा सा क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। Mr. Sham, who has a factory with plant, machinery and inventory worth rupees 70 lakhs. अब मिस्टर श्याम है, इनकी एक फैक्ट्री है, प्लांट है, उसमें मशीनरी है, इन्वेंट्री है, 70 लाख रुपए तक की है। Wants to insure them with insurer, और किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस करवाना चाहता है इन सारी चीजों की, ठीक है ना। Chance that there would be loss or damage to the factory and its contents from fire or other insured perils is 7 out of 1000। तो देखो कि ये कह रहे हैं कि भाई जो फैक्ट्री में आग लगने का चांस है ना, जो मतलब वहां पे सामान पड़ा है, वो कितना है, 1000 में से 7, ठीक है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी बनी कितनी होगी, 0.007 हो गई वो। अब ये कहते हैं कि इसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी, तो जब पढ़ते हैं भाई क्या ऑप्शन हो सकती है। सिंस द लॉस प्रोबेबिलिटी इज लो सो ही शुड नॉट स्पेंड ऑन द इंश्योरेंस, कहते हैं कि लॉस प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है तो उसको इंश्योरेंस पर पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ही शुड परचेज इंश्योरेंस एंड फोकस ऑन द बिजनेस, कहते हैं कि इंश्योरेंस खरीद लो और चुपचाप अपने काम की तरफ ध्यान दो, बिजनेस में फोकस करो। ही शुड स्पेयर सम फंड्स टू मीट द लॉस इवेंचुअली हिमसेल्फ, तो कहते हैं अगर लॉस हो गया तो थोड़े से फंड लगा के अपना रिकवर कर लेगा। एंड ही शुड फॉर्म एसोसिएशन ऑफ सिमिलर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ लॉस, और उसको क्या करना चाहिए कि अपने जैसे और इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो फिर एक दूसरे की मदद कर दो। तो भाई इतनी मुसीबत में फंसने की क्या जरूरत है, चुपचाप इंश्योरेंस खरीद लो और अपने काम को शांतिपूर्वक ढंग से करते रहो। तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी इंश्योरेंस खरीद लेनी चाहिए और अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। ऑप्शन 2 जो है सबसे बेटर ऑप्शन रहेगी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं। Which of the below consumer grievance redressal agencies would handle consumer disputes अमाउंटिंग बिटवीन 50 lakhs and 200 lakhs? तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसी बतानी है कि कौन सी होगी जो कि किसी कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है जो कि 50 लाख और 2 करोड़ के बीच में है उसे हैंडल करेगी। तो ऑप्शंस में है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल कमीशन और जिला परिषद। आई थिंक इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन है स्टेट कमीशन, क्योंकि देखिए अगर 50 लाख तक की जो कंप्लेंट है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, 50 लाख से 2 करोड़ है तो स्टेट कमीशन, और 2 करोड़ और उससे अबव तो आ जाएगा नेशनल कमीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया जी आपका ऑप्शन 2। Which among the following cannot form the basis for valid consumer complaint? अब देखिए कि आपको बताना है कि कौन सी बात है जो कि सही नहीं है, अगर कंज्यूमर कंप्लेंट कोई व्यक्ति करना चाहता है तो कौन सी बात जो है वो बेस नहीं होगी कंज्यूमर कंप्लेंट की, ठीक है। शॉपकीपर चार्जिंग प्राइस अबव एमआरपी, अगर कोई शॉपकीपर है एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो भाई उसकी तो कंप्लेंट करेंगे ही। शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन बेस्ट प्रोडक्ट इन कैटेगरी, मतलब शॉपकीपर ने ना कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में एडवाइज नहीं किया, ठीक है। एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन द ड्रग बॉटल, मतलब ड्रग जो दवाई की बॉटल थी ना उस पे एलर्जी की वार्निंग जो थी वो दी नहीं हुई थी, तो उसकी भी कंप्लेंट होनी चाहिए। फॉल्टी प्रोडक्ट है, गलत आ गया तो उसकी तो होएगी। पर जो ऑप्शन 2 है कि भाई शॉपकीपर ने हमें सलाह नहीं दी कि ये वाली चीज अच्छी है ये ले लो, तो ये तो बेस नहीं बन सकता ना कंज्यूमर कंप्लेंट का। तो ऑप्शन 2 जो है आ जाएगा आपका राइट आंसर। Which of the below will be most appropriate option for customers to lodge an insurance policy related complaint? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि अगर किसी कस्टमर को ना इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो वो कहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट करे, पुलिस में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए,
इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए। तो देखिए उसके लिए जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को ना हिंदी में बीमा लोकपाल कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई 1998 में, और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को बनाने का मेन जो मोटिव है ना वो यही था, क्योंकि देखिए पहले जो सारे केसेस होते थे ना वो कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते थे, पर क्योंकि इंश्योरेंस के जो केसेस है ना उनके लिए स्पेशल एक हम कह सकते हैं कि लोकपाल अदालत का गठन किया गया, जिसको इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन कहा जाता है। जो छोटे केसेस रहते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब छोटे क्लेम्स हैं ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो वो जो है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट जो है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में दर्ज करवा सकता है। वहां पे ना तो कोई फीस लगती है, ना कोई वकील की आवश्यकता रहती है। सिंपल कागज पे एप्लीकेशन लिख के इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड वो इजीली करवाई जा सकती है। तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। Which of the below statement is correct regarding territorial jurisdiction of insurance ombudsman? तो देखिए आपको यहाँ पर इंश्योरेंस ombudsman के ना टेरिटोरियल jurisdiction के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ कहा गया है कि इंश्योरेंस ombudsman हैज नेशनल jurisdiction, स्टेट jurisdiction, डिस्ट्रिक्ट jurisdiction. नो, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो इंश्योरेंस ombudsman है ना ये स्पेसिफिक टेरिटोरियल लिमिट्स में काम करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो छोटे केसेस रहते हैं, छोटे क्लेम केसेस रहते हैं, उनके लिए स्पेशली इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड विद एन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन? आपको बताना है कि इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में अगर कंप्लेंट करनी है तो कैसे की जा सकती है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल कागज पे एप्लीकेशन लिख के कंप्लेंट की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये राइट आंसर आएगा, क्योंकि देखो सेकंड ऑप्शन में कहा है कि कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली, मतलब फोन पे कर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली फेस टू फेस मैनर, तो भाई फेस टू फेस जाके बोल दो कि भाई हमारी ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, तो ये भी प्रॉपर वे नहीं है। और कहा गया है लास्ट ऑप्शन में कि कंप्लेंट इज टू बी मेड थ्रू न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के थ्रू क्यों जाना जब इसमें सिंपल बताया गया है। तो प्रॉपर एप्लीकेशन पे एक लिख के राइटिंग में कंप्लेंट दी जाती है। तो इस तरह से सारी ऑप्शंस पढ़नी है फिर आंसर टिक करना है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग द इंश्योरेंस ombudsman? अब देखिए इंश्योरेंस ombudsman में ना कंप्लेंट करने की टाइम लिमिट क्या होती है। तो देखिए इसकी जो टाइम लिमिट है ना वो 1 साल की रहती है। मतलब मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका जो क्लेम का केस था ना वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब रिजेक्ट हुआ है उससे 1 साल का समय उसके बाद आपके पास और रहेगा 365 दिन का, कि आप इंश्योरेंस ombudsman में जाके अपनी कंप्लेंट जो है रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरर आप जाके करवा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा जी। Which among the following is not prerequisite for launching complaint with ombudsman? अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमने ombudsman के अकॉर्डिंग मतलब ombudsman में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट करनी है ना, तो इनमें से कौन सी सही बात नहीं रहेगी। ऑप्शन में कहा गया है कंप्लेंट मस्ट बी बाय एन इंडिविजुअल ऑन पर्सनल लाइन इंश्योरेंस, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सनली जिसकी इंश्योरेंस थी या उसके जो नॉमिनीज रहते हैं वो पर्सनली जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ये तो बात सही है। कंप्लेंट मस्ट बी लॉन्च्ड विद इन 1 ईयर ऑफ इंश्योरर रिजेक्टिंग द कंप्लेंट, मतलब इंश्योरर ने आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी तो उसके बाद 1 साल का समय रहता है कि आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ये भी बात सही है। Complainant has to approach to consumer forum prior to insurance ombudsman, तो ये गलत है। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कंप्लेंट है ना तो आपको ombudsman में जाना है बजाय कि कंज्यूमर फोरम में। तो जो प्री रेक्विजिट नहीं है, मतलब जो सही बात नहीं है, अगर हम कंप्लेंट रिगार्डिंग ombudsman कहें तो ऑप्शन 3 है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। Are there any fee or charges that need to be paid for lodging the complaint in ombudsman? No. ombudsman में कंप्लेंट करने का कोई फी नहीं देनी पड़ती, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। Which of the following types of insurance is mandatory? तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, अब आपको इसका आंसर पता है। मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस रहती है ये मैंडेटरी इंश्योरेंस होती है। Minimum paid up capital required for general insurance company is rupees dash.
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ या फिर 100 करोड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज 100 करोड़। अब आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल्स है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लिखा है, जनरल इंश्योरेंस लिखा है, तो वो कितनी होगी, 100 करोड़ होगी। पर जो री इंश्योरेंस कंपनीज रहती है ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है। तो भाई री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो भी अपनी आगे इंश्योरेंस करवा लेती हैं, है ना। तो ऐसी इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस कहा जाता है। और भारत में जो ओनली एक सरकारी री इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो है जीआईसी। ठीक है। तो री इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप है वो कितना है, 200 करोड़। तो ये आपने याद रख लेना है, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। हिट एंड रन केसेस क्लेम्स आर सेटल्ड फ्रॉम। अब देखिए जो केसेस होते हैं हिट एंड रन, मतलब जहां पर किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट करने के बाद वो भाग गया, है ना। अब जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया है या उसके साथ दुर्घटना हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो वो केसेस कौन से होते हैं, हिट एंड रन केसेस होते हैं। तो वहां पर जो क्लेम है ना, वो कैसे सेटल किया जाता है। तो देखिए ऐसे केसेस का जो क्लेम है ना, वो सुलेशियम फंड के द्वारा सेटल किया जाता है। सुलेशियम फंड्स जो है ना, ये इंश्योरेंस कंपनीज और सरकार की कंट्रीब्यूशन से ऐसा फंड बना दिया जाता है जो स्पेशली हिट एंड रन केसेस के क्लेम्स को सेटल करने के लिए बनाया गया होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है या ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। संस्कृत टर्म डैश द नेम ऑफ LIC ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स इज फाउंड इन ऋग्वेदा। तो देखिए आपको बताना है कि LIC ऑफ इंडिया का जो लोगो है ना, उसमें एक टर्म लिखी रहती है, ऋग्वेद से ये ली गई है। उस टर्म का बताना है कि वो क्या है टर्म। ठीक है। तो संस्कृत टर्म है योगक्षेमम बहाम्यहम। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 3। Dash is the first comprehensive legislation governed both life and non-life branches of insurance, was enacted to provide strict state control over the insurance business in India. देखिए इतनी सारी कहानी का ये मतलब है कि आपको उस एक्ट का नाम बताना है जिस एक्ट से भारत में इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस हो या फिर नॉन लाइफ या जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी कह देते हैं। ठीक है। तो भाई वो एक्ट है, याद रख लेना है आपने, इंश्योरेंस एक्ट 1938, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो एक्ट है ना, ये इंश्योरेंस एक्ट ही है। और जितना भी भारत में इंश्योरेंस का बिजनेस होता है वो इसी एक्ट के अंडर आता है। अब ये किसी भी और भाषा में, किसी भाषा आई मीन टू से, किसी भी बदले हुए शब्दों में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि भारत में इंश्योरेंस का जो एक्ट है वो 1938 है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। LIC of India was set up in dash to take over 245 life companies। अब देखिए आपसे ये पूछा गया है कि ना 245 लाइफ इंश्योरेंस की ऐसे ऐसे कंपनीज थी या कुछ चिट फंड कंपनीज थी, उन सभी को कोलैब कर दिया गया और LIC का गठन किया गया। कब किया गया, 1956 में। तो और ये राइट आंसर इसका 1956 तो है, ये 1956 तो है ये। LIC डे जो है ये 1 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, और 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। IRDA was set up in, आपको बताना है कि IRDA की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। तो आपने ना देखिए ध्यान रखना है कि एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले ये IRDA था, उसके बाद 2014 में ना इसकी रीनेमिंग हुई और आई भी लगा दिया गया। तो इसका नाम अब जो है ना प्रेजेंटली वो IRDAI है। फुल फॉर्म हुई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब 2014 से पहले IRDA था, अब ये हो चुका है IRDAI। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ना एक्ट भी पूछा जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट है, IRA कहा जाता है। तो वो बनाया गया था 1999 में, ठीक है ना। और 2000 में IRDA की स्थापना हुई। और मल्होत्रा कमेटी ने 98 या 97 में अपनी जो रिपोर्ट दी थी ना, उसके अकॉर्डिंग फिर पहले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट बना 1999 में, मतलब 1999 में, और अगले साल यानी कि 2000 में IRDA की स्थापना कर दी गई। ठीक है। और रीनेमिंग हुई 2014 में। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री
Till August 2000 had only two nationalized players, LIC and Dash. अब देखिए इस क्वेश्चन में ना ये पूछा गया है कि अगस्त 2000 तक भारत में सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना सिर्फ दो ही नेशनलाइज्ड एजेंसीज थी। एक थी LIC और दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी थी भाई GIC। उसके बाद जैसे IRDA बना है ना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइवेट कंपनीज थी वो भी इंश्योरेंस के बिजनेस में आने लगी है ना, पर उससे पहले LIC थी और सिर्फ GIC थी। डैश हैज अलाउड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिससे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंश्योरेंस के बिजनेस में आने लगी है ना, तो अब ये वही हो गया प्राइवेट सेक्टर का आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो था भाई इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी वो भी इंश्योरेंस के बिजनेस में आ गई एज कंपनीज बन के, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी आप कह सकते हैं। तो ये एक्ट था इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002। द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज गवर्न्ड बाय, आपको बताना है कि जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन से एक्ट से गवर्न होती है या किस एक्ट से मतलब चलता है इंश्योरेंस का बिजनेस, ठीक है। ऑप्शंस है इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट 1972, जिसे गिबना भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। अब मैं यही कह रही थी, IRA भी इसको कई जगह लिखा होता है, मतलब 99 में ये एक्ट आया और उसके बाद अगले साल IRDAI का गठन हो गया, ठीक है। तो भाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री ना ये सभी जो एक्ट है ना इन सभी के अकॉर्डिंग काम करती है, तो इसलिए ऑप्शन 5 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI का गठन क्यों किया गया? तो देखो पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए और इंश्योरेंस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करवाने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन 3 यानी कि बोथ 1 and 2 आर राइट आंसर। To provide insured a speedy and inexpensive grievance redressal system, Government of India promulgated dash। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कस्टमर्स रहते हैं, इंश्योर्ड व्यक्ति होते हैं जिनको इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है ना, अब उनके जो शिकायतें हैं या कंप्लेंट्स हैं उनको जल्दी सेटल किया जाए, स्पीडी जो है उनको रिजल्ट्स मिले, तो उसके लिए भारत सरकार ने किस चीज का गठन किया, मतलब उस शिकायतें जो थी या उसका निवारण करने के लिए किस चीज का गठन किया गया। तो देखिए गठन हुआ है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1998 का। पहले ये रूल बना और इसके बाद बना ओम्बड्समैन, जिसको हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखनी है दोनों चीजें आपने। RPG रूल 1998, तो देखिए RPG यही है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल 1998। सेट अप एन इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन इंश्योरेंस। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो RPG रूल बना ना 1998 का, इन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जिसके हेल्प से पॉलिसी होल्डर्स का इंश्योरेंस में विश्वास बना रहे, है ना। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था? तो भाई वो इंस्टीट्यूशन या संस्था थी ओम्बड्समैन, जिसको हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी कहते हैं, क्योंकि इनका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का देखो मेन काम क्या होता है, जो भी ग्राहक हैं जिनको रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कंप्लेंट है तो उनकी शिकायतों का निवारण करना, है ना। तो ये मेन काम रहता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। अर्थक्वेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिए अर्थक्वेक है ना, ये किस प्रकार के रिस्क का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शंस है कैटास्ट्रोफिक, डायनेमिक, मार्जिनल और स्पेक्युलेटिव। तो देखिए जो आपका ये अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक जो है ये एक प्रकार का कैटास्ट्रोफिक रिस्क होता है, मतलब विनाशकारी, जहां पर जो विनाश है वो बहुत बड़ी अमाउंट में होता है ना, तो ऐसे रिस्क को कैटास्ट्रोफिक रिस्क कहा जाता है। रिस्क इंडिकेट्स, देखो भाई रिस्क का मतलब क्या है? चांस ऑफ लॉस, क्योंकि रिस्क से क्या बढ़ जाता है? रिस्क का मतलब होता है खतरा, खतरे से क्या होगी? नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी, है ना। डैश मीन्स स्प्रेडिंग वंस इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेट्स। अगर आप किसी के इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, है ना, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब उसके फंड्स को आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके उसको कैसा पोर्टफोलियो दे दिया? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे दिया, ठीक है।
डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेट। आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दी गई है ना, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो आपका असेट कहलाएगा। असेट क्या होता है? जो हमारी प्रॉपर्टी हो, जिस पर हमारा अधिकार हो, जिसको हम खरीद सकें, है ना। तो अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि असेट की कैटेगरी में नहीं आएगी। हाउस आ सकता है, प्लांट मशीनरी आ सकती है, मोटर कार आ सकती है, पर भाई सूर्य की रोशनी और हवा, ये नेचर की हम सभी को देन है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना पर्सनल असेट नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये आपका राइट आंसर है। डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क। आपको बताना है कि इनमें से रिस्क किसे नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मतलब रिस्क का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा। डैमेज टू द कार ड्यू टू एक्सीडेंट, तो ये तो रिस्क है ही है ना, एक्सीडेंट से कार डैमेज हो गई। डैमेज ऑफ कार्गो ड्यू टू रेन वाटर, रेन वाटर की वजह से कार्गो में नुकसान हो गया। डैमेज ऑफ कार टायर ड्यू टू वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर मतलब पुराना हो गया चल चल के, है ना, तो उसकी वजह से कार का टायर डैमेज हो गया है। और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, आग की वजह से प्रॉपर्टी खराब हो गई। तो जो ऑप्शन थर्ड है ना, मतलब कोई कार है या कोई इवन इंसानी जीवन भी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता वियर एंड टीयर कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो कि एज के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, तो वो रिस्क की कैटेगरी नहीं कहलाती है। उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि कोई कार का टायर है और वो वियर एंड टीयर, मतलब बार बार यूज करने के बाद वो खराब हो रहा है, तो वो रिस्क नहीं कहलाएगा। डैश इज द रॉन्ग स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ना हम किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, और हमने नेगोशिएशन करते हुए कोई गलत चीज बताई, गलत स्टेटमेंट दी, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहोगे, कंट्रीब्यूशन कहोगे, ऑफर कहोगे, या फिर रिप्रेजेंटेशन कहोगे? भाई उसे कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। नेगोशिएशन के दौरान अगर गलत स्टेटमेंट दी गई रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। अगर हम किसी पर प्रेशर अप्लाई करवा रहे हैं, मतलब उसको दबाव डलवा रहे हैं किसी व्यक्ति को, और वो भी क्रिमिनल मीन्स के द्वारा, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए उसे ना कुरेजन कहा जाता है, इंग्लिश में वर्ड है कुरेजन, मतलब किसी पर आप क्रिमिनल मीन्स के द्वारा दबाव डलवा रहे हैं, प्रेशराइज करवा रहे हैं, तो उसे कुरेजन कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कुरेजन। आपको बताना है कि अब ये जो कुरेजन शब्द हमने पढ़ा ना, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है। रमेश साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ फाइन प्रिंट। रमेश ने ना कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, ठीक है। रमेश threatens to kill महेश if he doesn't sign the contract। रमेश ने ना महेश को ना धमकी दी कि भाई अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तेरे को मैं मार दूंगा, ठीक है। और रमेश यूजेस हिज प्रोफेशनल स्टैंडिंग्स, उसने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल स्टैंडिंग्स का यूज किया और महेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। रमेश प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश ने गलत जानकारी दी और अपना जो साइन था महेश से मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो महेश से साइन करवा लिया। तो देखो भाई, जो ऑप्शन 2 है ना, ये आएगा कोरेशन का एग्जाम्पल, कोरेजन का, क्योंकि यहाँ पर वो उसको धमका रहा है क्रिमिनल मीन्स के द्वारा। जबकि जो ऑप्शन 4 है ना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, गलत जानकारी देना, मिस रिप्रेजेंटेशन है, जबकि धमकाना डराना जो है वो कोरेजन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश। तो भाई रमेश तो फिर आ गया। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसकी इंश्योरेंस रमेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की पहले तो बात करेंगे, है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस में ना वो सिर्फ 4 लोगों की ही इंश्योरेंस कर सकता है। किस किस की? अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी की, अपने किड्स यानी कि अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता की, और 4 नंबर पे आ जाएंगे उसके पेरेंट्स इन लॉज यानी कि उसके सास ससुर। कोई भी व्यक्ति इन 4 लोगों की ही लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है, कोई भी मामा चाचा फूफा भाई या फिर कोई फ्रेंड, तो ऐसे किसी की भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाई जा सकती है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं।
रमेश का हाउस, भाई रमेश अपने घर की इंश्योरेंस करवा सकता है, अपने स्पाउस की भी करवा सकता है, अपने जीवन साथी की, है ना, अपने पेरेंट्स की भी करवा सकता है, पर अपने दोस्त की नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये आ जाएगा राइट आंसर। आपने याद रखना है जो मैंने आपको चारों बातें बताई हैं, किस किस की करवा सकते हैं हम इंश्योरेंस, अपने स्पाउस, अपने किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज, इसके अलावा और कोई नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपको बताना है कि कौन सी बात इसमें सही होगी। पहली ऑप्शन कह रही है कि दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल। भाई ऐसा नहीं है, ये वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वर्बल का मतलब होता है मुंह जबानी, जो मुंह से बोलकर कर दिए जाए, और लीगली एनफोर्सेबल भी नहीं है, तो ये तो टोटली गलत है। अगली ऑप्शन है कि दे आर वर्बल विच आर लीगली एनफोर्सेबल, है ये मौखिक ही पर लीगली एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो ये भी बात नहीं बनी। अब मुंह से बोला गया है, मौखिक है, तो मुकर जाए अगर बंदा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन जो है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो दो पार्टीज इनमें कौन कौन है, एक है इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, और दूसरा इंश्योर्ड जिसकी इंश्योरेंस की जाएगी। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये ना तो वर्बल है और टोटली टोटली लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वैलिड नहीं होगा, माना माना नहीं जाएगा, वैलिडिटी उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक है, मनी पर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, प्रॉपर्टी पर बनेंगे, ब्राइब होती है रिश्वत या फिर घूस। ठीक है, और फोर्थ है ज्वेलरी। तो भाई ज्वेलरी पर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, पर घूसखोरी या घूस से नहीं बनेंगे, ब्राइब से नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि नीचे जो दी गई ऑप्शंस है ना, इनमें से ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती है। तो बिजनेस ओनर्स कर सकते हैं, हाउसवाइफ पे हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हो सकता है। पर देखिए कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो माइनर के साथ नहीं किया जा सकता, माइनर के साथ वैलिड नहीं होता है। पर इस क्वेश्चन को आप ऐसे मत समझो कि भाई माइनर की इंश्योरेंस नहीं हो सकती, माइनर की इंश्योरेंस तो हो जाती है ना, पर उसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, उसके पेरेंट्स के साथ बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन 2। विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो भाई अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो सही ऑप्शन कौन सी नहीं होगी। पहली ऑप्शन में कहा गया है कि फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज सन, फादर ने अपने सन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो ये तो सही है। स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑफ वन अनदर, जीवन साथी एक दूसरे की ले सकते हैं, लाइफ पार्टनर एक दूसरे की इंश्योरेंस करवाते ही हैं, ये भी बात सही है। फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑफ वन अनदर, फ्रेंड्स ने एक दूसरे की इंश्योरेंस करवा ली, यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है। और एम्प्लॉयर टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस भी होती है, ये तो है ना। ठीक है, पर जो फ्रेंड्स है ना, वो एक दूसरे की इंश्योरेंस करवाए, ये सही नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन 3 जो है ये सही नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। When is it essential for insurable interest to be present in case of life insurance? तो देखिए अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें और इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो किस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना आवश्यक होगा। देखिए अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बाट कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग सारी बातें भी कंफर्म करनी है, तो वो कब करेंगे, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तभी होगे ना, एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस ही होगा ना, क्लेम के टाइम तो नहीं होगा, है ना। ना ही जरूरत है इसकी, पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की पूरी जानकारी लेना कब जरूरी है, जब हम इंश्योरेंस खरीदेंगे। ठीक है, फाइंड आउट प्रोक्सीमेट कॉज फॉर डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। नीचे दी गई है एक छोटी सी कहानी जिसको हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ के फिर हम इस केस में जो डेथ का एक्चुअल कारण है, मतलब मेन प्रोक्सीमेट कॉज, उसको ढूंढेंगे कि क्या है। ठीक है, तो कहानी है राहुल फॉल्स ऑफ अ हॉर्स एंड ब्रेक्स हिज बैक। राहुल बेचारा था, घोड़े पर घूम रहा था, गिर गया नीचे, जिससे ना उसकी कमर टूट गई। ठीक है,
ही लाइज देयर इन अ पूल ऑफ वाटर, और कमर टूटी और साथ ही एक तालाब था, उसमें वो गिर गया, कॉन्ट्रैक्ट निमोनिया, और उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया बेचारे को, ठीक है। उसके बाद उसको ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और वहां पे निमोनिया की वजह से उसकी हो गई मृत्यु। तो अब आपको इसमें जो प्रोक्सीमेट कॉज है वो ढूंढना है, एक्चुअल कॉज, क्योंकि जब इंश्योरेंस की जाती है ना तो कॉज, सही कॉज ढूंढा जाता है और उसके बाद क्लेम दिए जाते हैं, है ना। तो अब आपको पढ़ के तो लगेगा कि भाई निमोनिया की वजह से ही मरा है, तो निमोनिया कॉज हो गया। पर देखो अगर वो घोड़े से ना गिरता और फिर तालाब में ना गिर जाता तो उसे निमोनिया ना होता और फिर वो ना मरता। तो जो एक्चुअल कॉज रहा ना वो फॉलिंग ऑफ हॉर्स होगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों में ना अंतर भी आ जाएगा। अगर डेथ निमोनिया की वजह से शो हो रही है ना तो फिर वो नेचुरल डेथ में चली जाएगी, और नेचुरल डेथ क्लेम्स में अमाउंट थोड़ा कम मिलता है। पर अगर वो घोड़े से गिर रहा है तो वो फिर जो क्लेम होगा ना वो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में जाएगा, जिसमें क्लेम ज्यादा मिलता है। तो इसलिए जब ये क्लेम सेटल किए जाते हैं ना तो उस समय ये सारा एक्चुअल कॉज ढूंढा जाता है और उसके बाद ही जो है क्लेम्स सेटल किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर? क्या हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट चाहे कोई भी इंश्योरर जो है वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, गवर्नमेंट है, अगर कंप्लेंट है रिगार्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी तो की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, और इंश्योरेंस ओम्बड्स में ही की जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि यस, बिल्कुल की जा सकती है। Which of the below is not an element of life insurance business? आपको बताना है कि जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस में है असेट, तो असेट्स यानी कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी, उसका तो इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्शन है ही है, असेट्स की ही हम इंश्योरेंस करवाते हैं। इवन ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो एन असेट। रिस्क, रिस्क से ही तो इंश्योरेंस का बिजनेस चलता है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, देखिए जैसे हमने शुरुआती में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें बात की थी कि जो इंश्योरेंस है ये क्या है, शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। तो जहां पे बहुत से लोग एक ही चीज से रिलेट करते हैं तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी ही है। पर सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली जो छूट होती है ना उसे सब्सिडी कहा जाता है। तो इंश्योरेंस के बिजनेस में सब्सिडी का तो कोई काम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। Which among the following methods is a traditional method that can help to determine insurance needed by an individual? आपको बताना है उस ट्रेडिशनल या पारंपरिक मेथड का नाम जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल को कितनी लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता है। तो देखिए ऐसे ट्रेडिशनल मेथड को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा जाता है। एक्चुअली इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, इसको याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला जो है ये कहता है कि HLV इज इक्वल टू नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो इसके हिसाब से HLV कैलकुलेट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को कितने इंश्योरेंस की जरूरत है वो पता लगाया जाता है। हु डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ HLV? अब आपको बताना है कि ये जो HLV है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए HLV का कॉन्सेप्ट दिया गया प्रोफेसर हबनर के द्वारा। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको ना कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हम याद करते हैं। पर कुछ जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहां आते हैं ना वहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपने याद रखना है कि भाई HLV का कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर हबनर ने। अ ह्यूमन बीइंग is an economic asset, is an economic earning asset, is a perishable asset and all of the above। तो देखिए जो ह्यूमन बीइंग है ना, मानव है, मनुष्य है, वो एक इकोनॉमिक असेट तो है ना। एक इकोनॉमिक अर्निंग असेट भी है, कमाने वाला। पेरिशेबल, पेरिशेबल क्या है, नाशवान, जिसका जो खत्म हो जाता है ना। तो ये ऑल ऑफ अबव आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है ना ये ह्यूमन बीइंग के लिए मैच कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नीचे मैंने यहाँ लिखा भी है कि ह्यूमन बीइंग वैल्यू इज मेजर्ड बाय द इनकम दैट ही जनरेट्स। यस, जो ह्यूमन की वैल्यू है ना जिससे हम HLV भी निकालते हैं,
वो डायरेक्टली अगर आप ऐसा कहना चाहो कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति की जीवन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जितना वो पैसा कमाता है ना, उसी से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, अगर हम इंश्योरेंस की भाषा में बात करें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज would not be categorized under professional settlement of claims? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको कि जब प्रोफेशनल सेटलमेंट की जाएगी ना क्लेम की, तो उसको कैटेगराइज नहीं किया जाता या उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस है सीकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ लॉस, तो भाई ये तो चाहिए, ये लॉस का कारण क्या था उसके रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही है जब क्लेम की बात हो रही है। अप्रोचिंग द क्लेम विद प्रिजुडाइज, मतलब किसी बदले वगैरह की भावना से क्लेम के लिए अप्रोच करना। असर्टनिंग वेदर द लॉस वाज रिजल्ट ऑफ एन इंश्योर्ड पेरिल, ये चेक करना कि जो लॉस है वो इंश्योर्ड पेरिल के कारण हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लॉस का एक्चुअल कारण जानना। क्वांटिफाइंग द अमाउंट पेएबल अंडर द क्लेम, और ये चेक करना कि क्लेम के अंडर कितना पैसा दिया जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शंस 1, 3 और 4 हैं, ये तो चेक करनी ही पड़ेंगी जब क्लेम का सेटलमेंट होगा। पर जो सेकंड ऑप्शन है ना कि अप्रोचिंग द क्लेम विद द प्रिजुडाइज, तो ये इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इफ अ पॉलिसी होल्डर हैज बॉट अ पॉलिसी एंड डजंट वांट इट, अगर कोई पॉलिसी होल्डर है उसने कोई पॉलिसी खरीदी पर वो लेना नहीं चाहता, मतलब रखना नहीं चाहता है ना, he or she can return it during the dash period and get refund, तो एक टाइम पीरियड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई पॉलिसी आपने खरीदी और आपको अच्छी नहीं ना लगी, और नहीं आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने ये वापस करनी है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आप उसको वापस कर सकते हैं और अपना पैसा जो है आप वापस पा सकते हैं। तो उस पीरियड को कहा जाता है फ्री लुक पीरियड, और इसका एक और भी नाम है, इसे कूल ऑफ पीरियड भी कहा जाता है। तो फ्री लुक पीरियड जो है ना, ये 15 दिन का समय रहता है, मतलब जब आपको पॉलिसी इशू हो गई, मतलब जब वो आपकी जो रसीद कट के आपके पास आ गई ना, उसके बाद 15 दिन का समय रहेगा कि आपको अगर पॉलिसी नहीं सुटेबल लगी है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग फ्री लुक पीरियड, इफ द पॉलिसी होल्डर हैज बॉट अ पॉलिसी through an agent and disagrees to any of its terms or conditions, he or she can return it and get the refund सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो देखिए अब अगर कोई व्यक्ति है उसने फ्री लुक पीरियड के दौरान ना अपनी पॉलिसी वापस कर दी, उसको नहीं पसंद आई, ठीक है, तो नीचे जो कंडीशंस दी गई हैं रिलेट करना है कि कौन सी कंडीशन जो है मैच कर रही है। ही और शी कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिन के बाद, आप 15 दिन का समय रहेगा कि आप अपनी ये पॉलिसी वापस कर सकते हैं। ही और शी कैन कम्युनिकेट टू द कंपनी इन राइटिंग, वो कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं लिखित तौर पे। प्रीमियम रिफंड जो है आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट मतलब आपका जो खर्चा छोटा मोटा सा हुआ है ना कंपनी का, वो काट लेंगे, बाकी आपका प्रीमियम जो है आपको वापस मिल जाएगा। तो देखिए ये सारी ऑप्शंस ही मैच कर रही हैं, तो ऑल ऑफ अबव आपका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंश्योरेंस रेट मेकिंग, तो देखिए जब इंश्योरेंस रेट मेकिंग की जाती है ना, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी ऑफ रिस्क, सोर्स एंड नेचर ऑफ द रिस्क, सोर्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिस्क, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। तो देखिए जो दो फैक्टर्स है ना, वो है प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी ऑफ द रिस्क, मतलब रिस्क होने की कितनी ज्यादा संभावना है और कितने सेवरली हो रहा है, मतलब ज्यादा कितनी बार बार हो रहा है ना। तो इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए इंश्योरेंस रेट मेकिंग की जाती है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्योर प्रीमियम, आपको बताना है कि प्योर प्रीमियम इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं प्रीमियम सफिशिएंटली बिग इनफ टू पे फॉर द लॉसेस ओनली, प्रीमियम एप्लीकेबल टू मार्जिनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, premium after loading for administrative cost, and premium derived from most recent loss experience period। तो देखिए प्योर प्रीमियम कहा जाता है प्रीमियम सफिशिएंटली बिग इनफ टू पे फॉर द लॉसेस ओनली, मतलब प्रीमियम इतना होना चाहिए कि जो लॉस अगर हो तो उसको कवर किया जा सके, उसे प्योर प्रीमियम कहा जाएगा। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है। द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल इज 50,000, न्यूमेरिकल आ गया है, बहुत इजी सा होगा, और अगर आएंगे भी तो ऐसे ही होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, तो पढ़ लीजिए क्या है।
वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल इज 50,000। एक मोटरसाइकिल है, उसका जो कॉस्ट है ना वो 50,000 रुपए है। आउट ऑफ 1000 मोटरसाइकिल्स 50 मोटरसाइकिल्स गेट स्टोलन ओवर 10 ईयर्स। 1000 में से ना 50 मोटरसाइकिल्स 10 सालों में हो जाते हैं चोरी। ऑन एन एवरेज 5 मोटरसाइकिल्स बिकम्स टोटल लॉस ड्यू टू थेफ्ट एवरी ईयर। और हर साल 5 मोटरसाइकिल्स जो है ना एवरेज में, वो थेफ्ट की वजह से बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं। तो एवरेज लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो भाई लॉसेस पर ईयर कितने हो रहे हैं? 5 इन्होंने बताया ना मोटरसाइकिल्स जो है एवरेज में हर साल चोरी हो रहे हैं। तो 50,000 कॉस्ट है, हर साल का लॉस कितना हो गया? 50,000 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 2.5 लाख। उसके बाद आ गया टोटल वैल्यूज ऑफ 1000 मोटरसाइकिल्स। तो 50,000 एक का रेट है, 1000 का कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख लीजिए कि कितनी जीरोस लग गई आगे। 3 और 5 7, मतलब 5 करोड़ का हो गया ये लॉस, ठीक है। मतलब सॉरी वैल्यू हो गई है, 1000 मोटरसाइकिल्स की वैल्यू होगी 5 करोड़। अब एवरेज लॉस अगर आपने निकालना है तो एवरेज लॉस का फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो ये है जी आपका L अपॉन V। तो जहां पे L क्या है? लॉसेस पर ईयर, और V क्या है? टोटल वैल्यूज ऑफ द मोटरसाइकिल। इनटू कर दो आप 100, तो एवरेज लॉस परसेंटेज पर व्हीकल आपका निकल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 0.5%। तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी, वैसे इतने टफ आते नहीं है, अगर आएगा भी तो इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेना है। Which of the below is most appropriate explanation for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? आपको बताना है कि वो क्या कंसेप्ट है जो ये कहता है कि यंग जो लोग हैं ना, जो आयु जिनकी कम है, उनसे प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस का कम लिया जाता है, जबकि जो ओल्ड है, थोड़े ज्यादा जिनकी उम्र हो गई है, वो अगर अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाए तो उन्हें प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। तो देखिए इसका ना सीधा सीधा कनेक्शन होता है कि जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मृत्यु दर, वो एज से रिलेटेड है। कोई अगर यंग व्यक्ति है तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये जल्दी मर जाएगा, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो हम अपनी डेथ के नजदीक जा रहे हैं। तो मोर्टेलिटी जो है ना वो एज से रिलेट करती है। तो इसलिए अगर कोई यंग एज में प्रीमियम अपना LIC करवाता है या इंश्योरेंस करवाता है तो उसे कम प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि अगर कोई ओल्ड एज में करवाएगा ना तो उसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट टू प्रपोजल फॉर्म? देखिए जब हम ना इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई भी इंश्योरेंस हम करवाते हैं, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें हम अपनी पूरी जानकारी देते हैं, और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हम सही सही सारी जानकारी दें। तो जब हम वो प्रपोजल फॉर्म फिल करते हैं तो कौन सी बात जो है वो रेलेवेंट नहीं होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों की ही एक दूसरे के प्रति ये ड्यूटी है कि वो सही सही जानकारी एक दूसरे को दें। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी क्लेम्ड, कि भी कितना पैसा क्लेम करना है। ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि जो जरूरी जानकारियां हैं वो हम डिस्क्लोज करें। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डिटेल्स गिवन, और जो डिटेल्स दिए गए हैं प्रपोजर की के मतलब जिसने इंश्योरेंस करवानी है उसके जो सारे डिटेल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट की ये ड्यूटी है कि उन डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल बना के रखे। तो भाई रेलेवेंट इनमें से कौन सा नहीं हुआ कि भाई अगर हम पॉलिसी खरीद रहे हैं, अभी प्रपोजल फॉर्म भर ही रहे हैं, तो पहले ही ये सोचने लग जाए कि क्लेम कितना लेंगे, तो वो तो रेलेवेंट बात नहीं हुई ना। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। Which of the following is not acceptable as valid age proof? आपको बताना है कि इनमें से valid age proof किसे नहीं माना जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में है तो ये तो वैलिड है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने इशू कर दिया है, ये कुछ जम नहीं रहा है। पासपोर्ट ये वैलिड है। पैन कार्ड ये भी वैलिड है। तो ऑप्शन 2 जो है ये आ गया इनवैलिड, तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन 2। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस। तो देखो अब यहाँ पे ना दो शब्द आए, एक आया इंडेमनिटी और एक आया अश्योरेंस।
इंडेमनिटी शब्द का मतलब होता है टूट फूट से सुरक्षा, मतलब अगर कुछ मुसीबत आ गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी उसका मुआवजा या हर्जाना। पर अगर कुछ नहीं हुआ तो काम खत्म, अगले साल फिर से इंश्योरेंस करवा लो, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में होता ही है, मतलब जैसे गाड़ी की आप इंश्योरेंस करवाते ही हो, है ना। पर जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है ना, वो चलता है अश्योरेंस पे। अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा कि मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि अगर मर गए तब भी मिलेगा, अगर जीवित रहे तब भी मिलेगा। तो जो ऑप्शन 2 है ना, जिसमें ये कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है अश्योरेंस का। अश्योरेंस मतलब भरोसा, मिलेगा ही मिलेगा। जबकि जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है किसका? इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी का मतलब है अगर कुछ हो गया तो मिल जाएगा, नहीं तो अगले साल फिर से इंश्योरेंस करवाएंगे, जैसे एक एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज का, है ना। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल फॉर, आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किस चीज के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हमने बात की ये सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए कौन सा प्रिंसिपल चलता है? अश्योरेंस का, है ना। और नॉन लाइफ के लिए कौन सा चलता है? अपना इंडेमनिटी का। तो ऑप्शन 2 जो है अकॉर्डिंगली आंसर सही है आपका। आ गए हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है ये? Process which an insurance company uses to recover claim amount paid to the policyholder from a negligent third party is known as। देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर मान लीजिए कि किसी नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी ने ना एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। अब एक्सीडेंट का जो क्लेम है वो तो इंश्योरेंस कंपनी भर रही है, पर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर उस थर्ड पार्टी जिसकी वजह से क्लेम का कारण बना, जो मतलब जो एक्सीडेंट का कारण बना तभी तो क्लेम ले रही है ना, उससे इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा रिकवर करती है क्लेम का। तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है। ऑप्शंस है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सबरोगेशन या फिर ऑटमोस्ट गुड फेथ। तो देखिए उसे कहा जाता है सबरोगेशन। ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर है। एंड में आप लोगों के लिए एक है बहुत ही इजी सा बोनस क्वेश्चन, तो इसको आपने ना ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस ट्रेस टू लॉयड्स कॉफी हाउस लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस है वो कहाँ से शुरू हुआ? लॉयड्स कॉफी हाउस से। तो आपको बताना है कि लॉयड्स कॉफी हाउस है कहाँ पे है? यूएस में है, यूके में है, जापान में है या फिर जर्मनी में है? तो जो भी राइट आंसर है वो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।